हेलो मेरे 29 फरवरी वाले प्यारे योद्धाओं, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। शानदार इसलिए है वीडियो क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और इस पेपर का हम बिल्कुल आपको फुल सोल्यूशन बताएंगे, बिल्कुल फुल सोल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम सिर्फ ये पेपर ही दिखा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस वीडियो में इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल डायग्राम बनाकर हमने रखा है, आपको डायग्राम के साथ ही समझाएंगे और इसका सलूशन भी आपको हम बताएंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे। ये पेपर आप कहोगे सर कि इस पेपर से हमें क्या लेना देना है। अरे भाई, जब आप इस पेपर को सही से पढ़ लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे, तो आप जो 29 फरवरी को आपको बायोलॉजी का पेपर मिलेगा उसको आप सही तरीके से कर पाओगे और कम समय में उसे पूरा कर पाओगे। आपने हिंदी का जब पेपर दिया होगा तो फटाफट किया होगा, बहुत फटाफट किया होगा। फिर भी बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो पेपर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सही से पहले पेपर देखा ही नहीं। पेपर किस तरीके से होता है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करके आने हैं, पूरे करके आने हैं, तो फुल सोल्यूशन आपको हम बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। ये नहीं कि थोड़ा बता दिया हट गए हैं, बिल्कुल सही से समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। ये बहुविकल्पी, इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, वही ऑप्शन आपको कॉपी में लिखना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोफाइल, ऑप्शन नंबर 2 है निवाक केलाजा, ऑप्शन नंबर 3 है नाविका हाइलम, ऑप्शन नंबर 4 है अंडकोश का। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है नाविका हाइलम। नाविका बोलो या हाइलम। देखिए दोस्तों, ये है बीजांड का स्ट्रक्चर, ये बीजांड की संरचना है और बीजांड वृंत जुड़ा होता है, वह स्थान क्या कहलाता है? हाइलम। ये बीजांड वृंत जुड़ा हुआ है और ये भाग क्या है, स्थान क्या है, हाइलम कहलाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको चित्र की सहायता से जो भी इम्पोर्टेंट चित्र होंगे और वो चित्र भी आपको बताएंगे और बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। इसका फुल सोल्यूशन आपको हम बताने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है टीबी के टीके का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है बीसीजी, ऑप्शन नंबर 2 है डीपीटी, ऑप्शन नंबर 3 है ओपीवी, ऑप्शन नंबर 4 है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि कोरोना अब नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है 1 बीसीजी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, फुल सोल्यूशन आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा कलर लग गया है तो आप सही से मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर 2 है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर 3 है जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर 4 है मानव विकास। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है पारिस्थितिकी। जो भारत के रामदेव मिश्रा हैं उनको पारिस्थितिकी विषय के अध्ययन का जनक माना जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है चिकित्सा में, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि में, ऑप्शन नंबर 3 है परजीवी जीव में, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी में। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी में, क्योंकि चिकित्सा में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, कृषि में भी और परजीवी जीव में भी। तो ये हमारा चौथा राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 2 होता है और इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं और 5 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 का 1 का है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनके दौरान उसके बाद कौन सी गैस मुक्त होती है? तो उसके बाद दोस्तों मुक्त होती है ऑक्सीजन। प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का तो हमारा राइट आंसर है ऑक्सीजन। O2 मुक्त होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर खा। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? यानी कि जो डीएनए होता है उसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो वो एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंजाइम। इसका पूरा नाम होता है
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगर आप प्रतिबंधन एंजाइम लिख देते हैं तब भी आपका नंबर पक्का होगा। जब कोई तोड़ता है तो कोई जोड़ता भी है। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम जोड़ता है तो वहाँ पर आप लिख के आएंगे लाइकेज एंजाइम। जोड़ने का कार्य लाइकेज करता है और तोड़ने का प्रतिबंधन एंजाइम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। जब मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो उसमें किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका भी सलूशन है गा। पहले आप समझिए कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। पहले तो आप समझिए दोस्तों कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जो होते हैं, 22 जोड़ी बोले, 22 जोड़ी होते हैं दैहिक गुणसूत्र और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। जैसे कि पुरुष में होते हैं XY लिंग गुणसूत्र और महिलाओं में होते हैं XX। जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से फ्यूज होगा तो जो संतान होगी वो पुत्री होगी। अब जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला की X गुणसूत्र से फ्यूज होगा, संलयन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र होगा। तो हमारा ये राइट आंसर होगा XY XX लिंग गुणसूत्र निर्धारण करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब हम प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, घा लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं के कार्य हैं दोस्तों, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना और कंधे चौड़े होना, भारी आवाज़ होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। दूसरा इसका कार्य दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रावण करती हैं लीडिंग कोशिकाएं पुरुषों में। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों अंगा 2 का अंगा प्रश्न है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। तप्त स्थल को हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं। तो इसका सलूशन है दोस्तों, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। जैसे हमारे देश में हो गया, भारत में पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 3, प्रश्न नंबर 3 का ये होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय फर्स्ट और लघु उत्तरीय सेकेंड। तो ये फर्स्ट वाला है। प्रश्न नंबर 3 का है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ आपको इसमें नामांकित चित्र बनाना है, उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नंबर का पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं नामांकित चित्र। ये दोस्तों देखिए, ये नामांकित चित्र है डीएनए का। हमने आपसे कहा था कि आपको डायग्राम सहित आपको समझाएंगे बिल्कुल डिटेल में। तो डीएनए की संरचना है ये दोस्तों, बिल्कुल हमने सही से बनाई है। इससे भी आप बेहतर बनाने के प्रयास करिएगा। तो डीएनए में 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन जो होता है वो थायमिन से जुड़ा होता है, यानी कि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। पहले आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यही होता है डीएनए की संरचना, डबल हेलिक्स होता है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय वर्णन करें। यानी कि इसमें एक यौन संचारित रोग का नाम पूछा है और रोकथाम के उपाय का वर्णन करना है। तो दोस्तों एड्स हो गया यौन संचारित रोग। एड्स क्या है? एक यौन संचारित रोग है और इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अगर इस रोग से कोई पीड़ित है, जैसे कि आपको बताएं उदाहरण की तरह, जैसे कि एक पुरुष है और ये महिला है। अगर ये पुरुष इस रोग से पीड़ित है, क्या है? पीड़ित है। अगर ये पुरुष इस महिला के साथ सेक्स करता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है, तो जो पुरुष पीड़ित है तो महिला भी पीड़ित हो जाएगी। जैसे कि इसके पेनिस से बेर निकलेगा, क्या? बेर निकलेगा और इसकी वेजाइना में जब प्रवेश करेगा
प्रवेश करेगा तो ये महिला जो होगी वो भी इस रोग से पीड़ित हो जाएगी। तो इससे ये होता है दोस्तों कि शारीरिक संबंध बनाने से बचें। कोई जैसे कि कोई पीड़ित है उसके साथ ये शारीरिक संबंध ना बनाना चाहिए, जिससे कि इस रोग से रोकथाम हो सकती है और दूसरे में ये फैल नहीं सकता है। तो आई होप ये यौन संचारित रोग आपको समझ में आया होगा कि एड्स ये क्या है, यौन संचारित रोग है। और इस रोग से जो पीड़ित होता है उसके साथ अगर सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये रोग बढ़ सकता है, दूसरे में हो जाता है। तो आई होप ये रोग आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का गा है दोस्तों, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि इसमें बताना है कि टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। टर्नर सिंड्रोम में होती है दोस्तों 45 गुणसूत्रों की संख्या और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होती है 47। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इस रोग से जो पीड़ित होगा उसमें 45 गुणसूत्र होंगे और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस रोग से जो पीड़ित मनुष्य होगा उसकी कोशिकाओं में 47 गुणसूत्र होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाते समय बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलना है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने किया। यानी कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है ये पूछा है और इसकी खोज किसने की है ये पूछा है। तो आप समझिए दोस्तों, दोहरा निषेचन पहले आपको बता दें कि आवृत्तिबीजी पादपों में दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है और इसकी खोज की है, इसकी खोज 1908 में नवासिन ने की है। अब दोहरा निषेचन क्या होता है ये समझिए। आवृत्तिबीजी पौधों के परागकण से बने 2 नर युग्मक, कितने 2 नर युग्मक, जिनमें एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन करके द्विगुणित जायगोट बनाता है और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे इस क्रिया को त्रिस्मेकन भी कहते हैं। क्या त्रिस्मेकन, इस क्रिया को त्रिस्मेकन भी कहते हैं और क्या कहते हैं त्रिस्मेकन भी कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन हुआ, इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसी प्रक्रिया को हम त्रिस्मेकन भी कहते हैं और इसी को हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं और इसकी खोज नवासिन ने की है 1908 में। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल सही से समझ में आया होगा, प्रश्न सही से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 3 का अंगा है। लास्ट में देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का अंगा, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। इसमें 5 प्रश्न थे दोस्तों और 2-2 नंबर के 5 पूछे गए थे। तो अब हम समझते हैं मेंडल के पृथक्करण के नियम को। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए यानी कि एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों को निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा लगा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है और डायग्राम के साथ समझाया है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम इसका जो सलूशन बचा है उसको हम बताएंगे। अगर पूरा इसी में बता देते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर बच्चे वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।